Good morning, students. In our last class, we have discussed that there are certain characteristics on the basis of which we classify the living organisms, right? इसमें हमने देखा था कि कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स की एक हिरार्की बना दी जाती है और उस हिरार्की के बेसिस पर क्लासिफिकेशन जो है वो किया जाता है, राइट? इन दैट सर्टेन पॉइंट्स वर गिवन टू अस. We are going to discuss all these points here. A eukaryotic cell has membrane bound organelles. जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनकी एक स्पेसिफाइड बाउंड्रीज होती हैं, स्पेशली न्यूक्लियस की, इंक्लूडिंग अ न्यूक्लियस which all cellular processes to be carried out efficiently in isolation from each other. और यूकैरियोटिक सेल्स में जितनी भी प्रोसेसेस हैं वो आइसोलेशन में होती हैं, इफ़िशिएंटली होती हैं, मतलब कि एक सेल ऑर्गेनल दूसरे सेल ऑर्गेनल के फंक्शंस को अफेक्ट नहीं करता है और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो इफ़िशिएंटली अपना अपना काम करते हैं. Therefore, organisms which do not have a clearly demarcated nucleus and other organelles would need to have their biochemical pathways organized in very different ways. ऐसे organisms जिनमें अपना न्यूक्लियस, अपना खुद का एक डिमार्केटेड न्यूक्लियस नहीं होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको अलग अलग तरीक़ों से अपनी बायोकेमिकल प्रोसेसेस को मेंटेन करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है. दिस वुड हैव एन इफ़ेक्ट ऑन एवरी आस्पेक्ट्स ऑफ सेल डिज़ाइन. और इसका हर एक सेल डिज़ाइन पर एक गहरा आस्पेक्ट होता है. Further, nucleated cells would have the capacity to participate in making multicellular organisms. जो न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, मतलब कि ऐसे सेल्स जिनमें न्यूक्लियस होता है, ऐसे सेल्स में ये कैपेसिटी होती है कि वो पार्टिसिपेट कर पाएँ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाने में, बिकॉज दे कैन टेक अप स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. क्योंकि ये जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं. देयरफॉर न्यूक्लियस कैन बी द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन. तो ये जो न्यूक्लियस है वो एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है क्लासिफिकेशन की. डू द सेल्स अकर सिंगली और आर दे ग्रुप्ड टुगेदर. क्या जो सेल्स हैं वो सिंगल होते हैं या उनमें ग्रुपिंग में पाए जाते हैं. एंड डू दे लिव एज एन इंडिविजुअल ग्रुप, इंडिविजिबल ग्रुप. और क्या वो एक इंडिविजिबल ग्रुप की तरह पाए जाते हैं, मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसको आप डिवाइड नहीं कर सकते हो. सो सेल्स that group together to form a single organisms use the principle of division of labor. तो ऐसे सेल्स जो कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म सेल्स का वो ग्रुप जो कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है वो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर पर वर्क करता है. मतलब कि डिवीज़न ऑफ लेबर के प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है. डिवीज़न ऑफ लेबर का प्रिंसिपल मतलब जो सारा काम होता है उसको बांट दिया जाता है और जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो अपना अपना वर्क एफिशिएंटली करते हैं और कोई भी सेल ऑर्गेनल किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल के फंक्शंस में इंटरफेयर नहीं करता है. इन सच अ बॉडी डिज़ाइन ऑल सेल्स वुड नीड बी आइडेंटिकल. और इस तरीके की बॉडी डिज़ाइन में सारे सेल्स ज़रूरी नहीं है कि आइडेंटिकल हों, एक जैसे हों. इंस्टेड ग्रुप्स ऑफ सेल्स विल कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस. जो ग्रुप होते हैं सेल्स के वो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन कैरी आउट करते हैं. हमने पहले भी डिस्कस किया था. डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए स्पेशल सेल्स जो डाइजेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे. रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल सेल्स जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कैरी आउट करेंगे. और इस तरीके से अलग अलग सेल्स जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं. दिस मेक्स अ वेरी बेसिक डिस्टिंक्शन इन द बॉडी डिज़ाइन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स.
और ये एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स की बॉडी डिज़ाइन के बेसिस पे उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको बाइफरकेट कर सकते हैं. एज अ रिजल्ट एन अमीबा एंड वॉर्म आर वेरी डिफरेंट इन देयर बॉडी डिज़ाइन. और इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि एक अमीबा और एक वॉर्म मतलब कीड़ा, वो दोनों एक दूसरे से बहुत अलग अलग हैं इन एस्पेक्ट्स ऑफ देयर बॉडी डिज़ाइन. डू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब थर्ड क्राइटेरिया हो सकता है कि जिन ऑर्गेनिजम्स की हम बात कर रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनिजम्स अपना खुद का खाना बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या वो किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंड कर रहे हैं, किसी दूसरे प्लांट पर डिपेंड कर रहे हैं फॉर देयर फूड. Being able to produce one's own food versus having to get food from outside would make very different body designs. तो इस बेसिस पर भी हम ऑर्गेनिजम्स को बाइफरकेट कर सकते हैं कि क्या वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खाना खुद बना रहे हैं, या वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड कर रहे हैं अपने फूड के लिए. Of the organisms that perform photosynthesis, what is the level of organization of their body? अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है उनकी बॉडी का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, इस बेसिस पे भी हम उनको बाइफरकेट कर सकते हैं. ऑफ द एनिमल्स, हाउ डज द एनिमल्स बॉडी डेवलप एंड ऑर्गेनाइज इट्स डिफरेंट पार्ट्स. एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में जो इंडिविजुअल्स की बॉडी है वो कैसे अपने आप को डेवलप करती है और कैसे वो अपने अपने बॉडी पार्ट्स को, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को ऑर्गेनाइज करती है, इस बेसिस पर भी उनको बाइफरकेट किया जा सकता है. इस बेसिस पर भी हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, राइट. एंड what are the specialized organs found for different functions. और इसके अलावा उनकी बॉडी में ऐसे कौन से स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, राइट. मतलब कि जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. डाइजेशन के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, रेस्पिरेशन के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा. वैसे ही और भी जितने अलग अलग फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए अलग अलग फंक्शंस ऑर्गन्स होते हैं. वैसे ही हम उस बेसिस पर भी कैटेगराइज कर सकते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को डिपेंडिंग अपॉन उनके ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म द डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट ऑर्गन्स टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस. वी कैन सी दैट even in these few questions that we have asked, a hierarchy is developing. हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि अभी तक जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उनमें भी हमको एक तरीके की हिरार्की मिल रही है. The characteristics of body designs used for classification of plants will be very different from those important for classifying animals. और अब जब हम प्लांट की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो प्लांट की क्लासिफिकेशन में हम अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हैं और एनिमल्स के केस में हम अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज़ करते हैं. तो दोनों ही प्रकार के ऑर्गेनिजम्स को बाइफरकेट करने का जो तरीका होगा वो अलग अलग होगा, राइट. दिस इज़ बिकॉज द बेसिक डिज़ाइन आर डिफरेंट. ऐसा क्यों? क्योंकि प्लांट और एनिमल की बॉडी का जो बेसिक डिज़ाइन है वो अलग अलग होता है. प्लांट्स जो हैं वो प्लांट सेल से मिलकर बने होते हैं और एनिमल्स जो हैं वो एनिमल सेल से मिलकर बने होते हैं. बेस्ड ऑन द नीड टू मेक देयर ओन फूड और एक्वायर इट. सो प्लांट्स की और एनिमल्स की बॉडी डिज़ाइन अलग अलग क्योंकि वो अलग अलग तरीके के एटम्स से मिलकर बने हैं. Therefore, these design features having a skeleton, for example, are to be used to make subgroups rather than making broad groups. तो ऐसे फीचर्स या ऐसे बॉडी डिज़ाइंस जिनमें स्केलेटन होता है
और जिनमें स्केलेटन नहीं होता है उस बेसिस पर भी हम उनकी अलग अलग ग्रुपिंग कर सकते हैं, राइट। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जिनके बेसिस पर हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं और उनको अलग अलग हम स्टडी कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे समझते हैं क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन को डिटेल में, दैट व्हाट डू वी मीन बाय द क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। All living things are identified and categorized on the basis of their body designs in form and functions. जितने भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब आइडेंटिफाई की जा सकती हैं या कैटेगराइज की जा सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉडी डिज़ाइंस। मतलब कि उनकी बॉडी का शेप कैसा है, उनकी बॉडी का साइज़ कैसा है, किस तरीके के ऑर्गन्स से मिलकर उनकी बॉडी बनी है, इन सब बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनके फंक्शंस जो हैं उनकी बॉडी डिज़ाइन कैसा होगा और वो किस तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। सम कैरेक्टरिस्टिक्स आर लाइकली टू मेक मोर वाइड रेंजिंग चेंजेस इन द बॉडी डिज़ाइन देन अदर्स। कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि उनके बॉडी डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाती हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर बॉडी डिज़ाइंस, राइट। देयर इज़ अ रोल ऑफ टाइम इन दिस एज वेल, और इसमें टाइम भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो वंस अ सर्टेन बॉडी डिज़ाइन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, it will shape the effects of all the other subsequent design changes. As long as एक certain body design existence में आता है, मतलब एक बॉडी जिसने अपना एक certain shape ले लिया, अब उसका जो शेप है उसको जो अलग अलग दूसरे बॉडी डिज़ाइंस हैं, बॉडी में जो चेंजेस होते हैं वो उसको अफेक्ट करते हैं, सिंपली बिकॉज इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, राइट। In other words, characteristics that come into existence earlier are likely to be more basic than characteristics that have come into existence later. अगर हम इस चीज़ को सिंपली समझें तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हमें पहले आती हैं वो ज़्यादा फंडामेंटल होती हैं एज़ कम्पेयर टू वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमें बाद में आती हैं उनसे, राइट। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले आएंगी वो ज़्यादा फंडामेंटल, जो बाद में आएंगी वो कम फंडामेंटल, राइट। दिस मीन्स दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म विल बी क्लोजली रिलेटेड टू दिस देयर इवोल्यूशन। इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि लाइफ फॉर्म्स का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत क्लोजली रिलेट करता है उनके इवोल्यूशन से। अभी इवोल्यूशन का मतलब क्या वो समझते हैं। So most life forms that we see today have arisen by an accumulation of changes in the body design. ज़्यादातर लाइफ फॉर्म्स जो होते हैं, मतलब ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपनी बॉडी में कुछ सर्टेन चेंजेस दिखाते हैं that allow the organisms possessing them to survive better, जिसके कारण वो ऑर्गेनिजम्स जो उन बॉडी डिज़ाइंस को पजेस करते हैं वो ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। चार्ल्स डार्विन फर्स्ट डिस्क्राइब दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन 1859 इन हिज बुक। चार्ल्स डार्विन ही वॉज अ साइंटिस्ट। उन्होंने सबसे पहले इवोल्यूशन के आइडिया को सजेस्ट किया था अपनी एक बुक में जिसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़। सो इवोल्यूशन बेसिकली, इवोल्यूशन का मतलब होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के अकॉर्डिंग अपने आप में कुछ चेंजेस कर लेते हैं, अपने आप को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अडाप्ट कर लेते हैं, तो इसी चीज़ को बोला जाता है इवोल्यूशन। एक सर्टेन टाइम के बाद उनकी बॉडी में वो जो चेंजेस हैं वो परमानेंट हो जाते हैं और उसी को हम बोलते हैं इवोल्यूशन। व्हेन वी कनेक्ट दिस आइडिया ऑफ इवोल्यूशन टू क्लासिफिकेशन, we will find some groups of organisms which have ancient body designs that have not changed very much. जब हम इस क्लासिफिकेशन के आइडिया को इवोल्यूशन से जोड़ते हैं तो हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की बात कर लेते हैं जिनका बॉडी डिज़ाइन जो है वो
प्रिमिटिव मैन से मिलता जुलता है, मतलब उनका जो बॉडी डिज़ाइन है वो एक एंशियंट बॉडी डिज़ाइन है और जिनमें बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन नहीं हुआ है. We will also find other groups of organisms that have acquired that particular body design relatively recently. और इसके कंपैरिजन में हम एक ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं जिन्होंने अपना बॉडी डिज़ाइन अभी ग्रैब किया है, अभी उसको ऑब्टेन किया है और बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है उनको अपने इस बॉडी डिज़ाइन को ग्रैस्प करें. Those in the first group are frequently referred to as primitive और lower organisms. ऐसे organisms जो फर्स्ट ग्रुप में आ रहे हैं, मतलब कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं जिनके बॉडी डिज़ाइंस में, उनको बोला जाता है प्रिमिटिव या लोअर ऑर्गेनिजम्स. while those in the second group are called advanced और हायर ऑर्गेनिजम्स. और जो सेकेंड ग्रुप में आते हैं उनको बोला जाता है एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स या हायर ऑर्गेनिजम्स, मतलब जिनकी बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं एज पर द इवोल्यूशन, राइट. उनको बोलते हैं हम एडवांस्ड या हायर ऑर्गेनिजम्स. इन रियलिटी दीज टर्म्स आर नॉट क्वाइट करेक्ट सिंस दे डू नॉट प्रॉपरली रिलेट टू द डिफरेंसेस. हालांकि अगर देखा जाए तो ये टर्म्स जो हैं ये एक्चुअली इनकरेक्ट टर्म्स हैं, वेल अप्रोप्रिएट टर्म्स हैं. क्यों? क्योंकि ये प्रॉपरली रिलेट नहीं कर सकती हैं इन दोनों में क्या डिफरेंस है उनको. all that we can say is that some are older organisms while some are younger organisms. हम सिर्फ ये क्या कह सकते हैं कि कुछ ओल्डर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कुछ यंगर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. Since there is a possibility that complexity in design will increase over evolutionary time, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि जैसे जिस टाइम के साथ साथ जो बॉडी डिज़ाइन है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जाता है, राइट. इट मे नॉट बी रॉन्ग टू से दैट ओल्डर जनरेशन्स आर सिंपलर while younger generations are more complex. और चूँकि टाइम के साथ साथ बॉडी डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होता जाता है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो पुरानी जनरेशन्स हैं वो सिंपलर, उनका बॉडी डिज़ाइन सिंपलर होता है एज़ कम्पेयर टू जो यंग जनरेशन्स हैं उनका बॉडी डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है. बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स. अब बायोडाइवर्सिटी शब्द का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी शब्द का मतलब है लाइफ फॉर्म्स में जो डाइवर्सिटीज़ मिलती हैं, जो चेंजेस मिलते हैं, उसको बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी. इट इज़ अ वर्ड commonly used to refer to the variety of life forms found in a particular region. ये एक ऐसा वर्ड है जो कि कॉमनली रेफ़र किया जाता है उस तरीके की लाइफ के लिए जो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में मिलती है. डाइवर्स लाइफ फॉर्म्स शेयर द एनवायरनमेंट एंड आर अफेक्टेड बाय ईच अदर टू. जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं वो एक कॉमन एनवायरनमेंट शेयर करते हैं और वो एक दूसरे की लाइफ को अफेक्ट भी करते हैं. एज अ रिजल्ट a stable community of different species come into existence. अलग अलग स्पीशीज़ की एक स्टेबल कम्युनिटी जो है वो एग्जिस्टेंस में आती है. Humans have played their own part in recent times in changing the balance of such communities. जो ह्यूमन बीइंग हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस बैलेंस को चेंज करने में. इन जो कम्युनिटीज़ में जो बैलेंस है उसको चेंज करने में ह्यूमन बीइंग्स भी जो हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Of course, the diversity in such communities is affected by particular characteristics of land, water, climate and so on. जो कम्युनिटीज़ में जो डाइवर्सिटी हैं वो लैंड, वाटर, क्लाइमेट और इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा क्लासीफाई की जा सकती हैं. उनको अलग अलग बाइफरकेट किया जा सकता है. Rough estimates state that there are about 10 million species on the planet, although we actually know only 1 or 2 millions of them. कुछ एस्टिमेशंस ये बोलते हैं कि हमारी प्लैनेट पर 10 मिलियन से ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं,
लेकिन हालांकि एक्चुअली हम 1 या 2 मिलियन को ही जानते हैं, और अब अबाउट 7 से 8 मिलियन प्रजातियां ऐसी हैं जिनको हम अभी तक जानते भी नहीं हैं, राइट। द वार्म एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स of the earth between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn are rich in diversity of plant and animal lives। जो वार्म और ह्यूमिड ट्रॉपिकल रीजन्स हैं अर्थ के, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में हैं, वो प्लांट और एनिमल लाइफ में रिच है। मतलब उन वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी, और इसीलिए उसको रीजन ऑफ मेगा डाइवर्सिटी भी बोला जाता है। ऑफ द डाइवर्सिटी ऑन द प्लैनेट, मोर दैन हाफ इज़ कंसनट्रेटेड इन फ्यू कंट्रीज़, और इनमें से ज़्यादातर जो है वो कुछ इन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, मैक्सिको, ज़ैर, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया और मलेशिया। सो इन सभी कंट्रीज़ में हमको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ जो हैं वो देखने को मिलती हैं। मतलब अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो हम यहाँ पे इन कंट्रीज़ में देख सकते हैं, राइट। नाउ द हिरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स, किन बेसिस पर हम अलग अलग ग्रुप्स को क्लासीफाई करते हैं, अबाउट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। कि किस तरीके से एक हिरार्की बना दी जाती है, मतलब कि एक चेन बना दी जाती है, और उस चेन के बेसिस पर जो क्लासिफिकेशन है प्लांट और एनिमल्स का वो किया जाता है, राइट। So that's all for today's class. The further topics we are going to discuss in the next class. Thank you.